नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। तो हम अपना लास्ट चैप्टर शुरू कर चुके हैं और जिसने भी अभी तक लास्ट वाले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पहले लास्ट वाले चैप्टर की अच्छे से वीडियो देखें, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। और ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, इसमें हिस्ट्री का इतना टफ नहीं होता, आराम से हम कर सकते हैं। एज ए स्टोरी के माध्यम से ही हम सीख रहे हैं सब कुछ। हम स्टोरी की तरह ही सारा सिलेबस करेंगे और जो भी किया अब तक वो आपको अच्छे से समझ आएगा, आशा है मेरी। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वो दोबारा समझा दूंगी। हमने अपना फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में कर लिया है, तो आज अपने सेकंड पार्ट के साथ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप रेगुलर स्टडी से जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं हम अपना। तो हमने कुछ मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं पहले। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। प्रिंट संस्कृति मतलब जो प्रिंट कल्चर था, जो प्रिंट कल्चर था उसका हर चीज पे इफेक्ट पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब छपना शुरू हुआ, जब मुद्रण का काम हुआ, उसका मतलब क्या था कि हर प्रकार की बात को किस में छापा जाने लगा, किताबों में छापा जाने लगा, कविताओं में छापा जाने लगा, उसकी कहानियों में छपा जाने लगा, पत्र पत्रिकाओं में छपा जाने लगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की घटना होती, सांस्कृतिक, धार्मिक या किसी धर्म के प्रति, परंपराओं के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति, हर प्रकार की बात को छापा जाने लगा। उससे क्या हुआ, लोगों में क्या आई, जागरूकता भी आई। लोग सजग हुए अपने अधिकारों के प्रति। ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। क्यों? क्योंकि जो लेखक थे वो क्या होते हैं, क्रांतिकारी भी जो होते हैं वो भी लेखक थे। उन्होंने क्या किया, क्रांति लाने के लिए भी कुछ कुछ कविताएं, कुछ कुछ कहानियां छापनी शुरू की, जिससे लोग उत्साहित हुए कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हमारे अंदर भी इतनी काबिलियत है कि हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकते हैं। इसीलिए जो भी प्रिंट संस्कृति थी उसका हर प्रकार पे प्रभाव पड़ा, चाहे वो किसी भी प्रकार का विद्रोह था या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम था या परंपराओं को चेंज करना था, हर प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ा। तो ऐसे ही बात करते हैं हम प्रिंट संस्कृति का, किसके साथ, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हमने फर्स्ट चैप्टर में अपना किया था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा और जिसका भी सही आंसर होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लेंगे हम। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई ये आपको बताना है। प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, इसमें गहरा संबंध था। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ही क्या हुआ था, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना शुरू हुए थे। सबसे पहली क्रांति हुई थी फ्रांस में, इसीलिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रिंट संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। क्योंकि तब लोगों में जागरूकता आई, किसमें, पुस्तकें पढ़ने में। वो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते, जो भी नहीं आती मार्केट में वो उसको लेकर पढ़ते। और जो लोग थे उन्होंने काम शुरू कर दिया फेरी वाला, जिसमें क्या करते, वो पुस्तकों को बेचते। जैसे जैसे पुस्तकें छपनी अधिक हुई, ठीक है, जैसे जैसे पुस्तकें छपनी अधिक हुई उनका जो मूल्य था वो क्या हो गया, कम। जैसे ही मूल्य कम हुआ तो क्या हुआ, हर प्रकार के पाठक के पास पुस्तकें पहुंचने लगी।
हर प्रकार के पाठक से मतलब है कि अगर पुस्तक का मूल्य अधिक होता तो उसको सिर्फ अमीर लोग पढ़ते, जिनके पास वो शासन था। उसके बाद जिनके पास वो शासन था, अगर वही उन चीजों को पढ़ें तो वो क्या करते, उन पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते। क्यों, ये हम समझते हैं वो प्रतिबंध क्यों लगाते कि अगर आम नागरिक इसके प्रति जागरूक हुआ तो किनको नुकसान होने वाला था, उन्हीं को नुकसान होने वाला था, इसीलिए वो उस पर प्रतिबंध लगाते। लेकिन जैसे जैसे पुस्तकें छपनी अधिक हुई, उनका मूल्य कम हुआ, तो हर प्रकार के पाठक के पास, यानी अमीर गरीब हर प्रकार के पाठक के पास पुस्तकें पहुंचने लगी और उनमें जागरूकता आने लगी। उसी जागरूकता का कारण था फ्रांसीसी क्रांति। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखे, उसमें हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। आई बात समझ। उसके बाद 19वीं सदी। 19वीं सदी का मतलब 1800 से 1900 के बीच का समय। इस समय पुस्तकों की मांग बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ आने लगी कि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे अब लोगों को ये पता है कि हमारे लिए पढ़ना कितना जरूरी है, इसी प्रकार उस समय लोगों में ये समझ आनी शुरू हुई कि हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जो उनको मटेरियल किससे मिल सकता था, वो पुस्तकों से मिल सकता था। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्णन किया है 19वीं सदी का, क्योंकि यही वो समय था जब लोगों में जागरूकता आनी शुरू हुई। चाहे वो कोई भी देश था, जैसे हमारे भारत में जो जितने भी ये क्रांतियां हुई थी वो 1800 के बाद शुरू हुई। जैसे हमारी क्रांति है 1857 की क्रांति, वैसे ही इसी के बीच हुई, लोगों में जागरूकता पैदा हुई। क्योंकि जो बुक्स छपती थी, जो किताब छपती थी, वो हर प्रकार की किताब होती, व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, कविताओं से संबंधित, क्योंकि कविताओं में ये सब कुछ छापा जाता। ठीक है, सब प्रकार की किताबें छपती। इसी से ही 19वीं सदी में क्या हुआ, लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता आनी शुरू हुई। प्लाटेन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लाटेन। प्लाटेन क्या था? ये एक बोर्ड था, जैसे ये बोर्ड है ऐसे ही ये बोर्ड था, लकड़ी का बोर्ड था। लकड़ी का बोर्ड था जिसपे क्या किया जाता, कागज की छपाई, उसको नीचे रख के, कागज के नीचे रख के, किसको, प्लाटेन। प्लाटेन का मतलब ये क्या था, एक बोर्ड था। कागज को प्लाटेन के ऊपर रखकर छपाई की जाती, जिससे क्या होता, छपाई का यानी प्रिंट का काम पूरा होता। उस समय में पहले ये लकड़ी का होता, लकड़ी को काठ भी बोलते हैं। ठीक है, पहले ये लकड़ी का होता, उसके बाद ये इस्पात का बनने लगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, लकड़ी का होता, उसके बाद ये किसका बनने लगा, इस्पात का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नया पाठक वर्ग। नया पाठक वर्ग से मतलब कि धीरे धीरे वो जागरूकता बच्चों में आनी शुरू हुई, यानी बच्चे भी क्या, किताबें पढ़नी शुरू की बच्चों ने भी। जो बड़ी बड़ी कहानियां, उपन्यास छपे थे, उनको क्या हुआ, बच्चों की भाषा में छापना शुरू किया। बच्चों की भाषा में, बच्चों की भाषा का मतलब है कि सरल भाषा में छापना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जिससे बच्चे अच्छे से और जल्दी समझ सके उस कविता को, उस कहानी को। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, हर कोई ये चाहता कि हमारी बिक्री हो। चाहे पुस्तकें छपती हैं, फिर भी वो जो छापता है उसको तो पैसे की जरूरत होती। इसीलिए क्या होता, जब उपन्यास या कहानी छपती, कोई कहानी को किसके रूप में छापना शुरू किया, नाटक के रूप में, यानी कि चित्र लगाने शुरू किए। जो लास्ट का चित्र होता, बुक में जो लास्ट पिक होती, फोटो,
वो इतनी अट्रैक्टिव बनाते कि पाठक को जो उसका दूसरा संस्करण आता, दूसरी पुस्तक आती, उसी का दूसरा पार्ट आता, वो उसको लेने के लिए विवश करता, आकर्षित करता। यही है नया पाठक वर्ग, यानी बच्चों में भी जागरूकता आनी शुरू हुई। पढ़ने का जुनून। उसके बाद है पढ़ने का जुनून। जैसे हम बात करते हैं पढ़ने का जुनून, तीन मित्र हैं, ठीक है, 3 मित्र हैं। अगर उनमें से एक जॉब लग जाए तो दो जो मित्र होंगे उनमें पढ़ने का जुनून होगा ना, ऐसे ही उनमें पढ़ने का जुनून होगा। अगर उसमें से एक और लग जाए तो तीसरे को पढ़ने का जुनून और अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ने का जुनून, यानी अगर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते तो जैसे पुस्तक का मूल्य कम हुआ, दूसरे लोग सोचते कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है, तो वो क्या करते, पढ़ने के लिए उत्साहित रहते। जैसे अभी हमने बात की कि वो लास्ट जो पेज होता है उस पे एक ऐसी फोटो छापते जिससे वो क्या होते, मतलब सोचते रहते कि इसका दूसरा पार्ट कब आएगा। जैसे हम टीवी देखते हैं, उसमें क्या होता है, सीरियल का एक पार्ट आज हमने देख लिया, जो लास्ट में बताते हैं कि आगे देखिए, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे हमें ये लगता है कि नहीं कल तो हमें देखना है। वैसे ही पढ़ने का जुनून भी ऐसे ही होता है। वो लोग भी क्या करते कि लास्ट पेज पे ऐसा फोटो छापते जिससे लोगों में क्या होता, उत्सुकता होती नया उसका दूसरा पार्ट पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ने का उनमें जुनून पैदा होता। आई बात समझ में? डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निरकुशवाद। निरकुशवाद क्या होता, इसमें क्या होता कि सारी की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास होती, किसी एक व्यक्ति के पास होती, उस पर कोई बंधन नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, कोई संविधान नहीं होता। निरकुशवाद का मतलब कि सारी की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास हो और आम जनता उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, चाहे वो कुछ भी करता सबको उसकी माननी पड़ती, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पुस्तकों का प्रभाव। जो यूरोपीय जो पुस्तक छापने वाले थे, उनका मानना था कि जो मुद्रण कला है, यानी जो पुस्तकें हैं, वो ज्ञानोदय को, यानी हमें ज्ञान की ओर लेके जाती है। पुस्तकें ज्ञान की ओर लेके जाती हैं और निरकुशवाद को क्या करती है, खत्म। ज्ञान की ओर लेके जाती है। क्या इसमें क्या था कि वो अच्छी अच्छी बातें छापती, उनमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में ऐसी बातें छपती। तो क्या होता, इसीलिए वो बोलते कि ज्ञान की ओर ले जाती हैं और निरकुशवाद को खत्म करती हैं। वो हमें जागरूक करती कि ये सब हमारे भी अधिकार हैं, हम ऐसे नहीं जी सकते। ये सब क्या था, पुस्तकों का प्रभाव था। उसके बाद मार्टिन लूथर, ये कहाँ का था, ये यूरोप का रहने वाला था, यूरोप में रहने वाला था। इसने क्या किया था, रोमन कैथोलिक चर्च थी, चर्च, ठीक है, चर्च का हमें पता है ईसाई धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसमें हर किसी धर्म में कोई ना कोई कुरीति जरूर होती। तो उन्होंने क्या किया, जो रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियां थी उनको किसके द्वारा क्या किया, आलोचना की, किसके द्वारा, मुद्रण कला के द्वारा, यानी छापकर, यानी पुस्तकों में दर्ज कर या पत्र पत्रिकाओं में छापकर उन्होंने क्या किया, उसकी आलोचना की। वो मानते, वो क्या बोलते कि मुद्रण कला है जो, वो भगवान की देन है, ईश्वर की देन है,
ठीक है, वो ईश्वर की देन है। तो हमें ईश्वर के प्रति ऐसे नहीं कि हमें ये पता है कि ईश्वर सबका एक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मुद्रण कला के माध्यम से जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उसकी कृतियों की आलोचना की। तो हमने आज बस इतना ही। और देखो कितनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी हम अपना काम करते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना काम ज़रूर करें। आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके और बाकी बच्चे भी अपना काम शुरू कर सकें। और कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।